तो लेटली कोड गीज़ नाम का एक एनिमे है जिसकी काफ़ी तारीफ़ सुनने को मिल रही है। एक व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे टीवी शो और एनिमे रिएक्शन वाले चैनल पे रेकमेंड किया है इसका ट्रेलर देखने के लिए। एक स्पेसिफिक ट्रेलर है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन का, वही वो चाहते हैं कि हम देखें। 公暦2010年、日本は世界制覇を進める超大国新生ブリタニア帝国。7年後、日本人が希望を失いかけるアメリカ。一人の反逆者が立ち上がる。父上、なぜ母さんを守らなかったんですか。弱者に用はない。俺は朱雀、僕は एक लाइन आई है बीच में कि अरे ऑफ होप कैन ओनली ओरिजिन और समथिंग कैन ओनली कम फ्रॉम डिस्पेयर। और मैं वैसे तो पॉलिटिकल व्यूज़ मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन एक फिनोमेनन है जिसके बारे में एग्जैक्टली यही सोच रख रहा था, इसी थॉट के बारे में सोच रहा था कि आपको अगर अगर बुरे हाल है ना तो शायद एक बार ही रॉक बॉटम में हिट करना ही पड़ता है बाउंस बैक करने के लिए। 気に入ったか、私が与えた力。世界はもっと大きな混乱に叩き込まれる。ギアス一つで戦うにはあまりに大きく強い相手だ。強ければいいのか。世界でただ一つのナイトメアが君を待っている。変わるよ、君の世界。受け入れてもらうにはまだ足りないんですね。だから僕は価値のある国に変えるんだ。ブリタニアの中から。バカがお前は。ブリタニアが腐っている。お前のやり方じゃ何も変えられない。貴様。ブリタニア ओके तीन चार चीज़ें सो फार हुई हैं जो मैं भूल जाऊंगा अगर मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा, जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं अभी तक सो फार। एक तो ये है कि कोई ब्रिटानिया का अलायंस है जो कि ऑफ कोर्स ब्रिटानिया ब्रिटेन से ही इंस्पायर्ड है, जिसने 2010 में जापान पे कब्ज़ा कर लिया, जिसमें कि ये बच्चा जो कि अब 2017 में जवान हो गया है, 7 साल लेट लिखा हुआ था, तो इसकी शायद फैमिली उस अटैक में या उस वॉर में मर जाती है और ये डिसाइड करता है एक सर्टेन टाइप ऑफ वॉरियर बनने का, जो कि जैसे आयरन मैन के अंदर सूट पहन के, आयरन मैन का जो यूनिवर्स है उसमें से सूट पहन लेते हैं लोहे का और कुछ बन जाते हैं, वो है शायद। और इसको इन्होंने नाम दिया है गेस आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, गीस आई थिंक। और वो इस बच्चे ने ऑफ कोर्स आई मीन इसके आपको दुनिया भर में रियल लाइफ में एग्जांपल मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी फैमिली वॉर में मर गई और ये इसने डिसाइड किया कि मैं रेबेल बनूंगा या रिबेलियन ज्वाइन करूंगा। तो ये बेसिकली एक इसने वॉरियर की वट जो भी रिबेलियन थी वो ज्वाइन की और एक वॉरियर बनने का डिसाइड किया सो फार। और एक मुझे हल्का सा ये भी लग रहा है, मुझे ज़ीरो आइडिया है शो के बारे में, मैंने इसका सिर्फ नाम भर सुना था आज तक, तो टेक इट यू नो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि आई थिंक कुछ एक सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट भी है इसके अंदर, क्योंकि पहले एक लाइन आती है कि जापान को राइज अप करना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। दूसरी कन्फ्लिक्टिंग लाइन ये है कि ब्रिटानिया के अंदर ही जापान अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढ सकता है या फिर उसको ब्रिटानिया के अंदर ही अपने आप को बेटर बनाना होगा। तो आई थिंक कुछ और फिर ये शायद अपने आप को ही ऐसा सोचने के लिए धिक्कार देता है बेसिकली। आई डोंट नो, हो सकता है मैं गलत रीड कर रहा हूँ, बट सो फार ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। 私、リースミアリー・ブリタニアは富士山周辺に行政特区日本を設立することを宣言
面の男じゃどう見てもあっちの方が良さげだし。ルレッシュ Okay. 仮面の男じゃ Established lineage compared to masked man whose identity is ど unknown. う見てもあっちの方が良さげだし。ルレッシュ Shoot, I 目の missed 仮 that 面の again. 男じゃどう見てもあっち Just based on the looks alone, it's obvious which side is more dependent. の方が良さげだし。ルレッシュ Lelouch. What is Lelouch? レディオブリタニア人第三皇女のライトさんは失敗体制の犬になってただ生きてるだけ。これ以上みんなが大切な人を失わなくて済む力を貸していただけますか。ユフィのこと好きか。ええ、お兄様だって好きでしょ。好きだった。あの頃のままでいられたらどんなに良かったでしょう。 Okay, जो अगेन जितना इसमें दिख रहा है उस हिसाब से ही मैं जाऊंगा. वो जो लड़की का कैरेक्टर है, आई डोंट नो उसका नाम लिलूच है या वो किसी और को बात कर रही थी, बट आई थिंक वो प्रिंसेस है एंड सून टू बी द क्वीन. और इन्होंने माउंट फूजी, जिनको नहीं पता, जापान में ही है, पता ही होगा वैसे तो जो एनीमे देखते हैं, बड़ा ही आइकॉनिक माउंटेन है. एक तरीके का वॉल्केनो भी है वो. तो उसके आसपास का कुछ एरिया है, उसे उन्होंने स्पेशल जोन बना दिया है, जिससे आई थिंक इन लोगों के ऊपर और ज़्यादा तकड़ा ग्रिप करने की सोच रहे हैं, जिससे कि ऑफ कोर्स जो जापानीज़ नेशनलिस्ट माइंडसेट के होंगे वो इससे गुस्सा हैं आई थिंक. और समहाउ आई डोंट नो वो सेम कैरेक्टर है जो इनकी आर्मी में जो ब्रिटानिया की आर्मी में बड़ी पोजीशन पे है, और वो उसकी डबल आइडेंटिटी है, वो दूसरा जो रिबेल है वो भी है. और समहाउ आई थिंक जो 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 प्रिंसेस है वो शी एंड्स अप बीइंग लाइक द लवर और द गर्लफ्रेंड ऑफ जो मेन रिबेलियन वाला बंदा है. और आई थिंक जो रिबेल है, जो वॉरियर है, आई थिंक ज़ीरो नाम है उसका मे बी, वो एक तरीके का लाइक डिसेप्शन कर रहा है उसके साथ. आई कुछ एकदम से एक विचार दिमाग में आ गया था. तो ये आई मीन ये मेरा रीड है सो फार. ゼロには特別な力ギアスがあります。強力な催眠術を加えてもらいます。おそらくユーフレミアを買ってきて俺は契約した。これがヤバい力だということくらい。 ओके, आई थिंक गीस का मतलब क्या कहते हैं उसे, सामने वाले की मेंटल पावर के ऊपर को ओवर पावर कर देना है शायद, आई डोंट नो. लाइक हिप्नोटाइज कर देना. आई थिंक आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर यू. ओके, तो अब ये एक डार्क साइड पे जा रहा है बेसिकली. इसका जो कॉस्ट्यूम है उससे भी आप अगर देखो तो ये पता चलता है कि यू नो लाइक इसको एक ग्रेइश, अगर डार्क सेट ब्लैक नहीं तो ग्रेइश टाइप का कैरेक्टर ही बनाया जा रहा है आई थिंक. ओके, सो यस, सो वो कह रहा है कि मैं जो क्वीन है या फिर जो प्रिंसेस है उसको कंट्रोल कर लूँगा और उसको लाइक ट्रैश कर दूंगा या व्हाटएवर, उसके साथ बेसिकली उसके साथ बुरा सलूक करूँगा. क्वीन ने गोली मार दी एक जैपनीज बंदे को किसी पब्लिक प्रोसेशन में. ओके, समझ अब थोड़ा सा समझ आ रहा है. कोई ब्रिटानिया और लोकल पॉपुलेशन जो कि जापान की है, उनके बीच में कोई बहुत बड़ा प्रोसेशन हो रहा था या कोई बहुत बड़ी क्या कहेंगे उसे फंक्शन हो रहा था, जिसमें कि शायद उसने उसका माइंड कंट्रोल करके गोली मरवा दी एक जो मेन जापानीज़ का कोई बूढ़ा व्यक्ति था या कोई लीडर था. ओके, तो अब वो उसको कंट्रोल करके जापानीज़ के ऊपर अट्रॉसिटी करवा रहा है ताकि जापानीज़ लोग लड़ने के लिए उतारू हों और बेसिकली एक आज्ञाकारी पॉपुलेशन बन के ना रहे फाइनर एंड के लिए.
सो आई थिंक बेसिकली जो अब ये था कि जो बेसिकली अप्रेस्ड था, अब वो अपना रिवेंज लेने के लिए अप्रेस्ड की बजाय एक लाइक डार्क साइड पे चला जा रहा है, जो कि एनिमेस का एक जनरल थीम होता है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक बड़े ही लाइक जायज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो फिर वो इतना आगे चली जाती है उस साइड पे कि वो फिर आप बता ही नहीं पाते कि विलेन कौन है। जैसे कि अगर आप AOT भी देखो तो शुरू में तो बड़े जायज़ होते हैं जो एरन के जो सोच होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वही लोग जिन्होंने एरन के पूरे परिवार और शहर को मार दिया होता है, वही लोग ऑलमोस्ट एक तरीके से सही साइड पे आ जाते हैं और एरन एक तरीके से गलत साइड पे आ जाता है। आई मीन एज फार एज मैं जो इंटरप्रेट कर पाया उस शो से, तो ये ट्रैवर्सिंग फ्रॉम गुड टू इविल या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बड़ा एक कॉमन थीम है एनिमे का, आई थिंक, जो कि लाइफ के ज़्यादा क्लोज है अगर आप एक्चुअली सोचो। 'क्योंकि लेलूच आई थिंक एक और कैरेक्टर है कोई, लेलूच ऑफ द रिवेलियन। ओके, ख़त्म हो गया। तो मैंने एक चीज़ देखी, एक अगर आपने आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं किया, यहाँ पे एनिमेशन चेक करो, लाइक ये वाला एनिमेशन चेक करो, और क्या मैं दिखाना चाहता, हाँ एक ये एनिमेशन चेक, आई थिंक एनिमेशन की क्वालिटी थोड़ी बढ़ती कम या चेंज हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लाइक एक ये एनिमेशन है, एक ये एनिमेशन है जो कि थोड़ा सस्ता टाइप लग रहा है, आई डोंट नो। उसके बाद फिर एक ये एनिमेशन की क्वालिटी है, ठीक है, ये एक अलग ही टाइप, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू से इट, लाइक जो कलर की डेप्थ है या उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, बट ये एक डिफरेंट टाइप का क्वालिटी एनिमेशन लग रहा है देन लेट्स से दिस फॉर एग्जांपल। ये आई डोंट नो, पर्सनली मुझे ये थोड़ा सा उससे कम क्वालिटी का लग रहा है। तो आई थिंक स्टूडियोज़, मैंने जो पढ़ा था कि ये फॉर एग्जांपल लाइक मैं कॉमिका, बहुत जब मैं छोटा था तो कॉमिकात्सु या क्या तो नाम था, रियोत्सु नाम का एक एक आई थिंक कार्टून नेटवर्क पे आता था शायद, वो देखता था मैं, कॉमिकाजी, भूल गया मैं नाम अभी इस वक्त। तो उसमें होता था इस तरीके का एनिमेशन, ये भी टिपिकल जैपनीज़ ही है बट थोड़ा सा चेंज तो है ही। एनीवे तो मैं थोड़ा सा शायद देख रहा था कि एनिमेशन की क्वालिटी चेंज हो रही है, ऊपर नीचे जा रही है। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया या नहीं किया। दूसरा मैंने ये रियलाइज़ किया, ये एक प्रॉपर ट्रेलर नहीं है, ये किसी फ़ैन द्वारा क्रिएटेड ट्रेलर है। तो अगर एक प्रॉपर ट्रेलर जो होता है उसमें शायद आई थिंक इतना लंबा एक तो नहीं होता और इतना ज़्यादा डिटेल शो की नहीं बनाते वो। अगेन स्टोरी के बारे में जितना मैं ग्रास्प कर पाया, लाइक कह सकते हो कि जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से मुझे एक सिमिलर थीम फॉलो करते हुए दिखा कि एक पॉपुलेशन है जिसके ऊपर इनडिस्क्राइबेबल लेवल के अत्याचार हुए, और उन्होंने राइज अप होके, या उसमें से कुछ लोगों ने राइज अप होके उनके अगेंस्ट जो अत्याचार कर रहे थे एक चीज़ ली, एक 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 लड़ाई की, और जो लोग जो बदला लेना चाहते थे वो रिवेंज की आग में कुछ लोग जायज़ जो चीज़ें हैं करने वाली उससे आगे निकल गए, उससे वो भी उनकी तरह ही जो जिन्होंने रिवेंज लेना था, जो जायज़ थे, जो एक्चुअली मजलूम थे, वो भी उनकी तरह ही बन गए जो अत्याचार कर रहे थे एट द एंड ऑफ द डे, जो कि एक काफ़ी कॉमन थीम है एनिमेस का। विलेन और हीरो के बीच का ना फ़र्क मिट जाता है, जैसा कि मैं पहले एग्जांपल दे रहा था AOT से। तो एक मैंने ये चीज़ नोटिस की। दूसरी मैंने ये चीज़ नोटिस की कि एक जो सुपर नेचुरल एस्पेक्ट है चीज़ों का, वो ये तो जनरल ह्यूमन स्टोरी हो गई, ठीक है,
एक कबीले ने दूसरे कबीले पे अटैक किया, एक ट्राइब ने दूसरे ट्राइब पे कब्जा कर लिया, कत्ल कर दिया, वट, वो तो नॉर्मल है, वो तो होता आया है हिस्ट्री में हमेशा ही। लेकिन एक जो चीज़ ये ऐड करते हैं एनिमेज के अंदर, वो है एक सुपर नेचुरल आस्पेक्ट। अब जैसे अटैक ऑन टाइटन में भी क्या है, सब कुछ तो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, बट जो टाइटन वाला कॉन्सेप्ट है वो सुपर नेचुरल एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस कर देता है। एक है रियलिटी और एक काइंड ऑफ मैजिकल रियलिज्म का एस्पेक्ट आ जाता है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है, एक तो रियलिटी है कि एक एम्पायर ने एक कंट्री पे हमला करके उनके ऊपर बंदों को कत्ल कर दिया, अत्याचार किया, ये तो नॉर्मल चीज़ है। अब इसमें इन्होंने ऐड कर दी थोड़ी सी सुपर नेचुरलिज्म, जैसे कि जो ये रोबोट ह्यूज साइज़ के रोबोट हैं, चलो इसको भी आप एक साइंस के अंडर में मान लो, बट जो ये फिर माइंड कंट्रोल वाला जो एस्पेक्ट है वो तो डेफिनेटली सुपर नेचुरलिज्म का ही पार्ट बन सकता है। तो ये या बेसिकली वो टेक्नोलॉजीज़ जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में या सोसाइटी में एटलीस्ट हमारे विजन से बहुत दूर है, अभी एग्जिस्ट नहीं करते। तो तो ये भी मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ इस चीज़ में। जो डेथ नोट जो शो था, सेम उसके अंदर भी था, सब कुछ नॉर्मल था। फॉर एग्जांपल जैसे उसे पकड़ते हैं, चीरू या क्या नाम होता है उसका भूल गया मैं, जो मेन विलन का जो सूडो नेम होता है, तो वो जैसे उसे पकड़ते हैं तो वो लॉजिक से सोचता है, अच्छा ये इस एज का बच्चा लग रहा है, ये इस जगह पे होगा, इसका एक्सेंट इस तरीके का, लैंग्वेज ये बोल रहा है, इस कंट्री में होगा, ठीक है, इस जगह पे होगा। तो वो बेसिकली इसको ज़ीरो डाउन करना कहते हैं, या फिर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। इसके थ्रू किसी लॉजिक तक पहुंचा जा सके या किसी इन्फॉर्मेशन को अचीव किया जा सके थ्रू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 50-50 होता था ना, कि 2 गलत सवाल हट जाते, 2 गलत जवाब हट जाते थे, वैसे। तो वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन फिर उन्होंने एक रियूक वाला, जो एक ऐसी जगह से एक ऐसी एंटिटी आती है जिसके पास एक बुक है जिसमें इसका नाम लिखोगे वो मर जाएगा, वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट है, वैसा नहीं होता। तो ये मैं एक चीज़ मैंने देखी है कि हालांकि वो वर्ल्ड लेवल फिनोमिनन था उस शो में भी, लेकिन अरे यार मैं तो बहुत सारे स्पॉइलर पे स्पॉइलर दिए जा रहा हूँ। तो एनीवे, तो मैंने एक ना पैटर्न नोटिस करना शुरू किया है एनिमेज के अंदर कि ये क्या है। इसीलिए मुझे बहुत लोगों को वो शो बहुत बढ़िया नहीं लगा जितना मैंने सुना है। हालांकि मुझे किसी व्यूअर ने ही रेकमेंड किया था, विनलैंड सागा। मुझे पर्सनली वो शो इतना अमेजिंग लगा, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है कि मेरा जो इंडिविजुअल नेचर है उस पर भी हो सकता है। मुझे स्लो स्टोरीज़ में कोई दिक्कत नहीं होती, मैं आराम से देख लेता हूँ। बहुत सारे लोग जल्दी बोर हो जाते हैं और उनको चाहिए होता है कि दिखाओ भाई चल क्या रहा है, एक्शन तो हो कुछ। और वो शो जो है ना, वो आपके पेशेंस की पूरी तरीके से परीक्षा लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका सेकंड सीज़न देखोगे, 2 ही सीज़न है, तो कुछ हो ही नहीं रहा होता यार, लाइक अत्याचार पे अत्याचार चल रहा है भाई, कुछ सामने से कोई जवाब आएगा कि नहीं आएगा। तो वो वाला सीन है। फर्स्ट सीज़न तो फिर भी थोड़ा सा लाइक चीज़ें होती हैं पहले सीज़न में, सेकंड सीज़न तो पूरा ही फिलोसॉफिकल है। और एक सर्टेन जो आइडियोलॉजी जो शो की है उसी को ही प्रीच कर रहा है ऑलमोस्ट पूरे टाइम। बट मुझे पर्सनली, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सुपर अग्री करता हूँ उस आइडियोलॉजी से, लेकिन मुझे उस स्टोरी की जो आई डोंट नो इंटेग्रिटी है, उस डेप्थ है, वो मुझे बढ़िया लगी। वो उस चीज़ के लिए मुझे वो शो बहुत बढ़िया लगा। स्पेशली फर्स्ट सीज़न तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। सेकंड सीज़न आई डोंट नो, उसके बारे में कोई बहुत कुछ कह नहीं सकता। तो एनीवे, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने नोटिस की। अगेन मुझे लगता है कि अगर आपको पहली बार में ही कोई बहुत बढ़िया चीज़ मिल जाए, तो आपको दूसरी बार से जब कोई चीज़ मिलनी शुरू हो, आई मीन उसके बाद उसको आपको सारी ही चीज़ें उसी हाईएस्ट लेवल पे आप कंपेयर करने लग जाते हो और आपको सारी चीज़ें थोड़ी कम क्वालिटी की लगती हैं। इसका कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि ये शो ख़राब है या कम क्वालिटी का है। बेसिकली ये मुझे काफ़ी सिमिलर लग रहा है अटैक ऑन टाइटन से, कि एक कैरेक्टर है जिसकी पूरी कम्युनिटी, जिस इंसान को भी वो जानता है ना, हर उस इंसान की एग्जिस्टेंस पे खतरा है एक दूसरा बड़ा ग्रुप, और उसको राइज अप करना है एज ए वॉरियर अपने लोगों की सेफ्टी के लिए और अपने लोगों के साथ जो बुरा हुआ है उसके रिवेंज के लिए। तो ये काफ़ी सिमिलर है
उस सेम कॉन्सेप्ट से जितना कि मैं इस ट्रेलर के थ्रू बता पा रहा हूँ, और स्पेशली क्योंकि इन्होंने तो यहाँ लाइक प्रॉपर जापान और ब्रिटानिया लाइक रियल वर्ल्ड के नाम लिए हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा शुरू में जब मैंने ट्रेलर देखना शुरू किया था। तो प्रॉमिसिंग शो है, बट मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस शो को देखूंगा तो मैं इसे कंटिन्यूसली कंपेयर करूंगा अटैक ऑन टाइटन से, और फिर अगर ये उससे कहीं पे भी पीछे रहा जिस तरीके, और यार वो शो भाई खतरनाक है, लाइक राइट, उसको मैच करना आई मीन नेक्स्ट टू लाइक वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा क्योंकि ऑफ कोर्स देर इज़ ऑलवेज समथिंग बेटर और द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बेटर आउट देयर, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल लेवल से बात करूं तो मैं शायद उसे कंपेयर करता रहूँगा बार बार उसके साथ, और वो कहीं ना कहीं इस शो की ओरिजिनल क्रिएटिविटी के साथ आई डोंट नो कितना जायज़ होगा या नहीं। तो बट लेट्स सी, क्योंकि मैं डेफिनेटली क्यूरियस तो हो गया ट्रेलर देख के, एंड मे बी मैं इस शो को देखूंगा, मे बी क्या वेरी लाइकली मैं इस शो को देखूंगा, और आई डोंट नो इसके कितने सीजन्स हैं, बट हो सकता है तो हम एक फिर रिव्यू भी बनाएंगे इस पे।